हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 5 और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कैसे उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कितने उसके कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट को नोट करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास अगर कोई कॉइल हो जिसके अंदर करंट नहीं फ्लो कर रहा था, ठीक है, हमारे पास क्या था कि कॉइल था जिसके अंदर कोई करंट नहीं था, लेकिन हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बहुत से तरीके थे। हमने क्या किया, यहाँ पे बार मैग्नेट लेके आए, हमने क्या किया, एक्सटर्नल बार मैग्नेट लेके आए। उसके वजह से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हुई और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF बना और कॉइल क्लोज था जिसके अंदर करंट भी बना, इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट का मैग्नेट्यूड, डायरेक्शन, सब कुछ निकालना हमने सीखा है। डिफरेंट तरीके से हमने फ्लक्स चेंज किया। हमने कभी एरिया चेंज किया कॉइल का, तब इसके अंदर क्या हुआ कि अपने आप से मतलब एक इंड्यूस करंट बना। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा था एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब इस कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं था और बाहर से एक इंड्यूस्ड करंट आ जा रहा था। लेकिन देखो, अब क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि यही कॉइल है, मान लो इसके अंदर करंट पहले से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस कॉइल के अंदर करंट पहले से फ्लो कर रहा है। तो बताओ, अगर करंट फ्लो करेगा ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। करंट फ्लो करेगा तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। देखो, फिंगर का करो करंट के डायरेक्शन में, जहाँ पॉइंट करे थंब, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की तरफ होगा। चलो, ठीक है, एक कॉइल था जिसके अंदर करंट पहले से फ्लो कर रहा है, हमने दे दिया, इस बार करंट फ्लो कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि करंट फ्लो कर नहीं रहा था, बाहर से एक इंड्यूस्ड करंट बन रहा था उसके अंदर। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसने अपने करंट मतलब इसी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसी कॉइल ने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया जो कि अंदर की तरफ है। ठीक है, अब मान लो बोल रहे थे कि ये जो करंट है ये वेरिएबल है, मतलब चेंजिंग करंट है। ठीक है, इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, मतलब एक करंट जो है चेंज कर रहा है। तो अगर करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो भी चेंज करेगी। भाई, सर्कुलर कॉइल है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाई 2 इंटू I/A। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। भाई, अगर करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो क्या है, फिर से हमारा लेंस लॉ आ जाएगा कि एक इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इसके अंदर फिर से एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा जो कि एग्जिस्टिंग करंट को अपोज करेगा, और इसी को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। मतलब बाहर से कोई सोर्स इसको जो है करंट, मतलब बाहर के कोई सोर्स के जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, खुद के ही करंट के जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और बिकॉज करंट चेंजिंग था तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया और उसी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF जनरेट हुआ और इंड्यूस्ड करंट बनेगा जो कि एग्जिस्टिंग करंट को अपोज करेगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया सेल्फ इंडक्टेंस। बाहर एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, तो पहले के टॉपिक में अभी के टॉपिक में डिफरेंस पता चला। तो देखो, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा कुछ। ठीक है, क्या लिखते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का हम डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हेन अ करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल ठीक है, व्हेन अ करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल, करंट चेंज करेगा तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस and it produces, या तो बोलो
इट इंड्यूसेस, ऐसा बोलो, प्रोड्यूस लिखो, इंड्यूस लिखो, इट इंड्यूस एंड ईएमएफ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। देखो ध्यान से कि करंट मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर था, मतलब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और उसी करंट ने इंड्यूस ईएमएफ बनाया। पहले के टॉपिक में अभी के टॉपिक में ये डिफरेंस था कि पहले जो है जो मैग्नेटिक फील्ड था ना वो किसी एक्सटर्नल सोर्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि करंट खुद ही अपने आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और वही मैग्नेटिक फील्ड करंट बिकॉज चेंजिंग है, करंट चेंजिंग होना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज करंट चेंज कर रहा है तो इसलिए उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाया और इंड्यूस्ड ईएमएफ बना तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा जो कि इस एक्सिस्टिंग करंट को अपोज करेगा। तो कैसे अपोज करेगा, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इंक्रीजिंग है, ऐसा केस मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब ये पहले से हमारा मतलब मान लो करंट जो है इंक्रीज कर रहा है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज किया तो देखो करंट इंक्रीज किया यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा जो कि एग्जिस्टिंग करंट को अपोज करेगा। तो भाई अपोज कैसे करेगा, यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ध्यान से, इसी सर्किट को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा ना, तो इंड्यूस्ड करंट जो कि मैं आई इंड्यूस्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, आई इंड्यूस्ड, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बाहर के डायरेक्शन में बनेगी, तो इसलिए इसको अपोज कर दिया ना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था तो चाहेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए इसने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया जो कि बाहर के डायरेक्शन में है, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को इसने अपोज कर दिया। तो बात को समझे कि नहीं, यहाँ पर इसको हमने सेल्फ इंडक्शन क्यों बोला, इसको हमने सेल्फ इंडक्शन क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे लिख दो, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दो सेल्फ इंडक्शन इसीलिए बोला बिकॉज EMF is induced from current of coil itself, from current of coil itself, या तो ऐसा बोल दो कि EMF induced by the coil itself, ऐसा लिख दो। चलो यहाँ पर सही था, बिकॉज EMF इंड्यूस्ड बाय द कॉइल इटसेल्फ, खुद ही अपने कॉइल बाय अपना इंड्यूस्ड, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही, बाहर से कोई बार मैग्नेट नहीं आ रहा है, बाहर से कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही, ठीक है, ना ही कोई दूसरा कॉइल है, खुद के अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। बिकॉज EMF यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ कॉइल की खुद की वजह से, इसलिए इसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। तो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा आगे बढ़ा जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि करंट इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, उसके वजह से फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज की वजह से एक करंट इंड्यूस हुआ जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेल्फ इंडक्शन। तो इसी प्रोसेस को थोड़ा फॉर्मूले से हम समझते हैं क्या होता है, इसको यहाँ तो देखो आगे क्या होगा कि मान लो यहाँ पर एक कॉइल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से कॉइल ड्रॉ करते हैं और पहले केस में अभी केस में यही फ़र्क होगा कि ये कॉइल के अंदर पहले से एक करंट है, ठीक है, ये कॉइल के अंदर पहले से एक करंट है। यहाँ पर पहले मैंने एक ही कॉइल ड्रॉ किया था, यहाँ पर मैंने कॉइल ड्रॉ कर दिया जिसका एन टर्न्स है, ठीक है, ये मैंने कॉइल ड्रॉ कर दिया है जिसके अंदर एन टर्न्स है और ये करंट जो है, ये करंट जो है चेंजिंग करंट है, ठीक है, करंट जो है चेंजिंग, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि करंट जो है चेंज कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह आगे निकालेंगे, लेकिन अभी आप हम इसको फॉर्मूले को समझते हैं। तो देखो ध्यान से, एक ये कॉइल है, मतलब ये एक कॉइल है, ऐसे बहुत सारे ऐसे टोटल, इस कॉइल के अंदर टोटल n टर्न्स है। अब देखो हम करेंगे क्या, हम इस कॉइल के एक कॉइल का जो फ्लक्स है उसको मैं लिखता हूँ कि फ्लक्स
ऑफ वन कॉइल इज इक्वल टू 5 होगा। भाई एक कॉइल का फ्लक्स हमने 5 डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पर टोटल n टर्न्स है, हर इसका भी 5 होगा, 5 5 5 5 सबका 5 जो है हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स लिखेंगे, टोटल फ्लक्स इक्वल टू लिख देंगे n फाई। भाई एक का 5 है तो यहाँ पर टोटल n टर्न्स है तो उसका हो जाएगा n फाई। तो यहाँ पर हमको टोटल पूरे कॉइल्स का जो है हमको फ्लक्स मिल गया। ठीक है, हमने क्या ढूंढा, पूरे कॉइल्स का हमने फ्लक्स ढूंढना। अब देखो एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा कॉइल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों भाई, क्यों करंट चेंज किया तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से फ्लक्स भी चेंज करेगा। मान लो करंट चेंज किया तो बिकॉज ये कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, एग्जांपल देखो सर्कुलर कॉइल है, सोलेनॉइड मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों को देखो, सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या आता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखो ये सोलेनॉइड का फॉर्मूला है। अगर सर्कुलर कॉइल होता, क्योंकि यहाँ पर जनरल केस डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो किसी के लिए भी ट्रू होना चाहिए। मान लो सर्कुलर कॉइल है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है कि म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। सब में एक बात कॉमन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब फ्लक्स जो है, देखो ध्यान से, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बी ए कॉस थीटा। अब फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, इसलिए हमने इसको लिखा। और उसके बाद इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाल के हम लिख सकते हैं, ये टोटल फ्लक्स है। ठीक है, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकाल के हम लिख सकते हैं L। ठीक है, ये L जो है ना हमारा, ये L क्या है, इसको लिखो यहाँ पे, L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, या तो ऐसा बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हमने बोला है L। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फाई टोटल इक्वल टू एल आई, L इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसको हम दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पर टोटल फ्लक्स था N फाई, यहाँ पर इसको एल आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा, देखो यहाँ पर टोटल फ्लक्स है फाई टोटल, वहाँ पर भी टोटल फ्लक्स है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा N फाई इक्वल टू हो जाएगा एल आई। हमारा एक पहला फॉर्मूला है जिसको आप नोट करो। ठीक है, हमारा पहला फॉर्मूला है जिसको आप नोट करो यहाँ पे। तो एल जो है ना, इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ये एल जो है मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पर लिख दो, मैं आगे समझाऊंगा किस तरह से। एल डिपेंड्स अब ऐसे लिख दो, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। अभी आगे समझाऊंगा किस तरह से कॉइल के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। हम एल का भी फॉर्मूला निकालेंगे। तो अभी हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया जो कि एल इंटू आई आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमको ढूंढना, मेन हमारा काम क्या है, हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ ढूंढना है। हमको क्या ढूंढना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ई इक्वल टू हम लिखते हैं ना माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ई इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं माइनस डी फाई क्या है हमारे पास, जो फ्लक्स है क्या है हमारे पास, एल इंटू आई है। फ्लक्स क्या है हमारे पास, एल इंटू आई है। यहाँ पर डी ऑफ एल इंटू आई अपॉन डी टी। तो इसको फर्दर लिख सकता हूँ कि ई इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो ध्यान से एल बाहर आ जाएगा और डी आई बाई डी टी बचेगा। तो माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाई डी टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ टूडेज लेक्चर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज के लेक्चर का ये कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, जो कॉइल के अंदर खुद से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है उसका जो फॉर्मूला आ रहा है, ई इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। क्या फॉर्मूला आ रहा है, ई इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए, अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा एल इंटू डी आई बाई डी टी। ओके, एल इंटू डी आई बाई डी टी। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं,
इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अब अगर एल वेल का हम इसको भी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है एल इंटू आई। देखो यूनिट की बात कर लेता हूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला है एल इंटू आई। तो यहाँ पर एल हो जाएगा फ्लक्स अपॉन करंट। ओके, एल का हो जाएगा फ्लक्स अपॉन करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो फ्लक्स का देखो इंडक्टेंस जो कि बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर एम्पियर। यूनिट हो जाएगा वेबर पर एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं, ये वेबर पर एम्पियर है ना, इसी को हम बोलते हैं हेनरी। हेनरी, ठीक है। ये एल जो होता है ना, एक सर्किट एलिमेंट होता है। इंडक्टर हम पढ़ने वाले हैं आगे, जैसे कैपेसिटर होता था, जैसे रजिस्टर होता था, उस तरह से एक इंडक्टर भी होता है, उसको आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप समझो कि एल का यूनिट होता है हेनरी, जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराड, वैसे इंडक्टेंस होता है सेल्फ इंडक्टेंस, उसका यूनिट होता है हेनरी, जिसको हम इस तरह से एच से लिखते हैं, ठीक है। एच हमारा हेनरी, वेबर पर एम्पियर। कभी कभार डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, फ्लक्स का बी ए कॉस थीटा करके नीचे एम्पियर करके आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो हमारा क्या है कि इसका यूनिट आ गया हेनरी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए तो इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं और थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एन फाई इक्वल टू एल आई तो आप समझ गए। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि है माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से एल इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देखो एल इक्वल टू लिख सकता हूं कि ई अपॉन, नीचे लिख सकता हूं मैं डी आई बाई डी टी, नीचे लिख सकता हूं डी आई बाई डी टी। और इसी के ऊपर से हम जो है इंडक्टेंस का डेफिनेशन निकालते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस उसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि अगर डी आई बाई डी टी, देखो अगर डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर, देखो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, ठीक है, डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड है। तो अगर नीचे 1 हो जाएगा तो फ्लक्स हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल, जो क्या बोलते हैं इंडक्टेंस हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल। तो इसका डेफिनेशन इसी तरह से आप लिख सकते हो कि व्हेन द चेंज इन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड की बात करें तो व्हेन चेंज इन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, द सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द कॉइल। इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन, देखो यहाँ पर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा तो भी लिख लो यहाँ पर कि व्हेन चेंज इन करंट, when change in current is equal to 1 ampere per second, the self inductance is equal to induced EMF ऑफ कॉइल। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन है। लेकिन मेन तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एल डी आई बाई डी टी, व डी आई बाई डी टी इज द चेंज इन करंट पर रेस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना करंट चेंज करना जरूरी है भाई, अगर करंट कांस्टेंट रहा तो डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, करंट चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके डायरेक्शन वगैरह की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, या तो चलो पहले एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा जो कि उसके बेस पर है, उसको हम करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एन ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस किया है, जो कि 5 वोल्ट है, क्वेश्चन हमको दिया गया है। इस व्हेन अ करंट चेंजेस एट द स्टेडी रेट फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर। ठीक है, करंट जो है 3 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर हो रहा है, मतलब करंट क्या डिक्रीज कर रहा है, करंट जो है डिक्रीजिंग है, मतलब डी आई बाई डी टी। देखो यहाँ पे जो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास
बिकॉज यहाँ पे करंट देखो वैल्यू दी है ना 3 एम्पेयर 2 एम्पेयर, इसको मैं डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो करंट जो है 3 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या है करंट डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। क्या आएगी इसकी वैल्यू? नेगेटिव। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव है, जो कि 3 - 2 हो जाएगा। देखो 3 से 2 हो गया, ठीक है, 3 से 2 हो गया, तो 3 - 2 हो जाएगा 1 अपॉन टाइम कितना है, टाइम है इन 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। या तो ऐसे बोल दो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 - 3 ऐसे लिख दो। फाइनल माइनस डेल्टा टी को क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो 2 - 3 अपॉन नीचे हो गया 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल ई इक्वल टू लिखेंगे माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो ई की वैल्यू यहाँ पर हमको दी है 5 वोल्ट, ई की वैल्यू हमको दी है 5 वोल्ट इक्वल टू माइनस ऑफ एल। अब डी आई बाई डी टी है ना, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, देखो ध्यान से, डी आई बाई डी टी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि बिकॉज आप देखो ना फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो वैल्यू नेगेटिव आ ही जाएगी ना, क्योंकि करंट जो है डिक्रीज कर रहा है ना, 3 से 2 एम्पियर हो गया, करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज। कभी कभार क्वेश्चन में दिया जाता है डायरेक्टली कि डिक्रीज हो रहा है, और कभी कभार इस तरह से बोल देते हैं कि भाई 2 से 4 एम्पियर हो गया तो आप बोलोगे इंक्रीज हो रहा है, अगर 10 से 15 हो गया इंक्रीज हो रहा है, 10 से 2 हो गया तो वो डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो 2 - 3 जो कि हो जाएगा, यहाँ पर लिखो अब -1 अपॉन 10⁻³ करंट डिक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा होता है जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अभी 2 माइनस माइनस हो गए पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन 10⁻³ तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻³ मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 5 मिली हेनरी, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 मिली हेनरी। इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर करंट डिक्रीजिंग दिया हो ना तो यहाँ पर माइनस लगा देना, और करंट अगर इंक्रीजिंग दिया हो तो यहाँ पर प्लस लगा देना। ये बाहर तो माइनस पहले से ये बात ध्यान रखना, क्लियर। तो इस तरह के इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको आप कर सकते हो। और डीपी में मतलब हम जो रैपिड फायर राउंड लेंगे उसके अंदर इसके बेस पे अच्छे क्वेश्चन हम कर लेंगे। उसके बाद अब रफ करके अब डायरेक्शन वगैरह की बात करते हैं, किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन आएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टॉपिक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसको 2 केस लेता हूं। सबसे पहला केस व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, व्हेन करंट, देखो 2 ही केस हो सकता है ना, तो करंट इंक्रीज कर रहा हो तो डिक्रीज कर रहा हो, तभी तो करंट में चेंज आएगा, और करंट में चेंज आएगा तभी तो फ्लक्स जनरेट होगा, तभी वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। व्हेन करंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कॉइल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, मान लो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई, जो कि यहाँ पे इंक्रीजिंग, आपको पता है आई क्या है? इंक्रीजिंग है। तो देखो आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगा, बिकॉज यहाँ पे आई इस तरफ जा रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनेगा, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। वैसे तो देखो आई इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली जो है फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा, जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो इस करंट को अपोज करेगा, क्योंकि भाई इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है तो चाहेगा क्या? देखो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट तो किस तरह लिख देता हूं मैं? आई इंड्यूस्ड, इस तरह लिख देता हूं मैं आई इंड्यूस्ड। ये क्या करेगा? आई इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? विल ट्राई टू डिक्रीज द एग्जिस्टिंग करंट, विल ट्राई टू डिक्रीज द एग्जिस्टिंग करंट। तो एग्जिस्टिंग करंट को डिक्रीज करना चाहेगा, बताओ। तो इंड्यूस करंट का डेफिनेटली डायरेक्शन, बिकॉज ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इसके इस तरफ होगा। ये हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। इस तरफ हमारा जो एग्जिस्टिंग करंट है उसका डायरेक्शन है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। अब बताओ मेरे को, अगर इस तरफ करंट का डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पर किस तरह की पोलैरिटी बनाऊंगा? अब मेरे को 2 में से बताओ। ये तो एक ये आपके पास ऑप्शन है और दूसरा आपके पास ऑप्शन है इस तरह का,
ठीक है, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास ए और बी। अगर मेरे को इंड्यूस करंट जो कि डायरेक्शन इस तरफ है, बिकॉज ये करंट इंक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा होता तो इसको सपोर्ट करता। इंड्यूस करंट क्या करता है, जो भी हो रहा है इसको अपोज करो, इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा तो सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसके डायरेक्शन में उसको इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था इसलिए इंड्यूस करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन बना। अब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस तरफ का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है। तो बताओ उसके लिए मैं ऐसा बैटरी बनाऊँ कि ऐसा बैटरी बनाऊँ? तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि जो करंट होता है ना हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। करंट कहाँ से निकलता है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो मेरे को इसको अपोज करना है ध्यान से, तो मैं करंट जो है इस तरह से निकालूंगा पॉजिटिव टर्मिनल से, तभी तो इसको अपोज करेगा ये करंट। यहाँ तो करंट इसके डायरेक्शन में सपोर्ट कर जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नहीं तो आप नोट कर लो, क्योंकि ज़्यादातर केस हम डिस्चार्जिंग का ही लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग के केस में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है। क्लियर है? तो करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो इसमें अगर निकला, देखो इंड्यूस करंट अगर ये हो गया बाई चांस, अगर देखो ये इंड्यूस करंट है तो सपोर्ट कर रहा है, हमको सपोर्ट नहीं कराना है, हमको तो डिक्रीज कराना है। डिक्रीज कराने के लिए हम इस तरह का बैटरी बनाएंगे जिससे कि इंड्यूस करंट जो है इस एग्जिस्टिंग करंट को अपोज कर पाए। क्लियर? बात को क्लियर किस तरह से बनाना है आपको? तो हमारा इसके अंदर जो बैटरी बनेगा, मतलब इस तरह से जो बैटरी बनेगा इसके अंदर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। और ये हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। अब जैसे मान लो हमारा ये ए पॉइंट है, मान लो हमारा ये बी पॉइंट है, तो मान लो हमारा ये ए पॉइंट है, मान लो हमारा ये बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल एट ए जो है हायर है पोटेंशियल एट बी से। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्लियर हो रहा है बात? क्योंकि इंड्यूस करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली इंड्यूस करंट ऐसा बनाएंगे जो कि इस करंट को अपोज करे। इसलिए हमने बैटरी इस तरफ बनाया जिससे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस करंट को देखो अपोज कर रहा है। देखो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस करंट को अपोज कर रहा है। क्लियर है? बात क्लियर है? अच्छा, करंट का डायरेक्शन बदल दूँ तो मान लो ये इसी करंट को अगर मैं इस तरफ बना दूँ, ये रहा, ये मेरा करंट है, ठीक है, दोनों केस आप नोट कर लेना अलग अलग। अभी भी हमारा करंट जो है इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है, अभी भी हमारा करंट जो है इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो इंड्यूस्ड करंट जो है इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो बिकॉज करंट इस तरफ से आ रहा है तब इंड्यूस्ड करंट देखो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखो, इंड्यूस्ड करंट इस तरह से बनाएंगे। ये देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से करंट निकलता है तो इसको जो है अपोज कर पाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो बैटरी बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। ये पॉइंट है मेरा, ये बी पॉइंट है, और हमारी बैटरी जो है इस तरह से बनेगी। क्लियर? मतलब इस करंट को देखो, बैटरी हमारी जो है इस तरह से बनेगी, तभी तो इस करंट को अपोज कर पाएगा यहाँ से करंट। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वाला केस हमने कर लिया है। अब इसी जगह हम डिक्रीजिंग वाला केस कर लेते हैं। क्या केस कर लेते हैं? डिक्रीजिंग वाला। आप सिर्फ इतना पता चल जाएगा ना आपको कि बैटरी में से करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से, तो आप इजीली इसको निकाल लोगे। देखो डिक्रीजिंग है, ठीक है, पहले यहाँ से ही लेते हैं केस कि मान लो हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, मान लो हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है आई, तो बिकॉज करंट डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा कि डिक्रीजिंग करंट को क्या करे, इंक्रीज करे। भाई जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है ना, तो डिक्रीज हो रहा था क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो इसके डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो इंक्रीज कर पाएगा। लेंस लॉ के हिसाब से भाई जो भी हो रहा है उसको अपोज करो। करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करो, डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करो। इंक्रीज करने के लिए हम करंट के डायरेक्शन में अपना इंड्यूस करंट बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए बताओ बैटरी किस तरह से बनेगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो बैटरी किस तरह से बनाएंगे बताओ। ये आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक इस तरह से। अब बताओ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको पक्का से क्लियर कर दूंगा। बताओ दो में से क्या ऑप्शन है। इसमें से देखो इंड्यूस करंट इस तरह से निकलेगा और इसमें से इंड्यूस करंट इस तरह से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलता है, बात ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे अगर ये वाला पहला वाला बनाएंगे तो इसको सब देखो यहाँ पे इसको डिक्रीज करने को, सॉरी ये देखो इसको अपोज कर रहा है। भाई हमको डायरेक्शन बनाना है ना, ये तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में, ये गलत है, हमारा ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा बैटरी का टर्मिनल क्या होगा,
इस तरह से बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह से बैटरी का टर्मिनल बनाएंगे हम, तभी यहाँ से करंट निकलेगा और इसको जो है सपोर्ट करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से बैटरी का टर्मिनल आपको बनाना है। मान लो हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस केस में हमारा जो बी पॉइंट है ना, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। क्लियर? डायरेक्शन बदल दो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मान लो डायरेक्शन चेंज कर दूँ अगर इस करंट का डायरेक्शन चेंज करके मैं इस तरफ बना दूँ, चलो ये करंट है, अभी भी करंट डिक्रीजिंग है, तो किस तरह से बनाएंगे? अब थोड़ा फटाफट बनाओ। करंट डिक्रीजिंग है तो हमको इसको सपोर्टिंग करना है, इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए इसके डायरेक्शन में हम करंट निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए पॉजिटिव इस तरफ बनाएंगे हम। देखो पॉजिटिव इस तरफ बनाएंगे, नेगेटिव इस तरफ, तभी यहाँ पे करंट इसके डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा, तो हमारा ये बैटरी का टर्मिनल बन जाएगा। क्लियर? जो भी केस दिया आप ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो ऐसे आप रैंडम केस देता हूँ, चलो यहाँ पे मान लो करंट है, मान लो हमारे पास एक कॉइल है, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। मान लो इसके अंदर करंट है जो कि इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज करेगा, तो हम क्या चाहेंगे? इस करंट को डिक्रीज करें। डिक्रीज करने के लिए ऐसा बनाएंगे, करंट जो है इसके अपोजिट आए, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल बना देंगे इस तरह से, जिससे कि करंट जो है इसको डिक्रीज करे। ठीक है, क्लियर? अब मान लो ये करंट डिक्रीजिंग होता, चलो दूसरा केस ले लेते हैं, ऐसा रैंडम केस। मान लो हमारे पास ये सोलेनॉइड है, मतलब एक कॉइल है, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है और करंट जो है इंक्रीजिंग है, तो करंट इंक्रीज कर रहा है, तो हम करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल बना देंगे इसके सामने, ये लो, तो यहाँ से करंट निकलेगा, इसको जो है डिक्रीज कर देगा। क्लियर? और ये करंट डिक्रीज कर रहा होता, अगर ये करंट डिक्रीज कर रहा होता, बार बार इसलिए क्लियर करा दे रहा हूँ जिससे आपके मन में बस जाए, करंट डिक्रीज कर रहा हो तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए हम इस तरह से पॉजिटिव बनाएंगे, इस तरह से, जिससे करंट इसको सपोर्ट करे। ठीक है, निकलता पॉजिटिव से, ये बात ध्यान रखना। बस इतने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्शन वगैरह सीख गए, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन सिंपल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, मान लो हमारे पास ये सर्किट है, मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ L इक्वल टू है 5 हेनरी, L इक्वल टू है 5 हेनरी, और यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि di/dt जो है ना, di/dt -2 एम्पियर पर सेकेंड है, -2 एम्पियर पर सेकेंड है। ठीक है, डायरेक्शन ये है, मान लो मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, आपको निकालना है VA माइनस VB। ओके, VA माइनस VB आपको निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे बताओ। पहली बात, हमारा इंड्यूस्ड EMF का जो फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड EMF का जो फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे हम, देखो ध्यान से। हमको VA माइनस मतलब इंड्यूस्ड EMF निकालना है, तो पहले आप वैल्यू निकाल लो, पहले आप जो है वैल्यू निकाल लो। ठीक है, E की वैल्यू निकाल लो आप, L इंटू di/dt, इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, L इंटू di/dt, तो यहाँ पर L है, L की वैल्यू 5 है और di/dt की वैल्यू क्या है 2 है। आप माइनस माइनस भूल जाओ, di/dt वैल्यू क्या है 2, तुम्हारा फॉर्मूला आ गया 10 वोल्ट, मतलब सॉरी हमारा वैल्यू आया 10 वोल्ट। पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेंगे ना डायरेक्शन से हम। अब देखो करंट जो है डिक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, करंट क्या है, I इज डिक्रीजिंग। करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो टर्मिनल किस तरह से बनाएंगे हम, करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो किस तरह टर्मिनल बनाएंगे, हम करंट को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए इस तरह से बैटरी बना देंगे कि जिससे इंड्यूस करंट इसके डायरेक्शन में निकले यहाँ पर और इसको सपोर्ट कर दे, तो हमारी जो है टर्मिनल इस तरह से बन गया। क्लियर? ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। देखो हमको सपोर्ट करना है बिकॉज करंट डिक्रीज कर रहा है, देखो माइनस दिया है ना, तो करंट डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसका डायरेक्शन बनाएंगे। देखो यहाँ पे इंड्यूस करंट इसको सपोर्ट करेगा। ओके, तो हमारा देखो यहाँ पे पॉजिटिव बी पे आया और ए पे हमारा इस तरह आया। तो अगर मेरे को VA माइनस VB निकालना है, क्या निकालना था हमको, VA माइनस VB। तो देखो ए तो नेगेटिव है बिकॉज मतलब ए मतलब लो है और ए बी जो है हाई पोटेंशियल पर है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा ना, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा -10 वोल्ट। क्लियर? बात पूरी समझ पड़ गई कि नहीं आपको? अपने को बैटरी का टर्मिनल बना लेना है, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओके,
अब देखो हम एक काम करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ पड़ेगा। ओके, मान लो हमारे पास इस तरह से, देखो केस बनाता हूं मैं। मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर है, मान लो यहाँ पे बैटरी लगी है इस तरह से, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है इस तरह से, और ये पूरी सर्किट है। ठीक है, मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, सब कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये मान लो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है। मान लो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, यहाँ पर जो करंट है वो 5 एम्पियर का है, और एक करंट एक क्वेश्चन में दिया है, करंट इज, यहाँ पे लिख दो, करंट इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे L की वैल्यू दी है 5 मिली हेनरी। ठीक है, L की वैल्यू क्या दी है, 5 मिली हेनरी, और मेरा क्वेश्चन है कि VA माइनस VB निकालो। इतना ही क्वेश्चन जेईई मेन के ऊपर का लेवल का हो गया क्वेश्चन। अब देखो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। हमको देखो ये सब तो हमको करने आता ही, आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा कि अगर हम करंट का डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन मूव करूँ तो हम जो पोटेंशियल ड्रॉप को मतलब जो है, मतलब करंट का डायरेक्शन मूव करूँ तो हम नेगेटिव लेते हैं, और बैटरी केस में क्या करते हैं, अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँ तो पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊँ तो नेगेटिव। ये हमारा केस है, मेन हमारा इंडक्टर का केस। तो पहले इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ए पॉइंट है हमारा, ये मान लो हमारा ऐसे है, ये मान लो 2 ओम है, और यहाँ पर इस तरह से केस बन रहा है, माइनस ये प्लस, और यहाँ पर अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमारे पास इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, E = L/di/dt, E = L/di/dt। तो L की वैल्यू कितनी है, L कहाँ गया, L की वैल्यू है 5 मिली हेनरी, तो 5 × 10⁻³ इंटू di/dt। di/dt क्या बोल रहे हैं, 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, तो 10⁻³, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू आ गई, मतलब L की जो वैल्यू आ गई, यहाँ पे जो E की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 वोल्ट। ठीक है, E की वैल्यू क्या आ गई, 5 वोल्ट। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखते हैं ना, तो E की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 वोल्ट। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव हमको डिसाइड करना है। करंट इस डायरेक्शन में है, और करंट देखो पॉजिटिव दिया है, मतलब देखो नेगेटिव नहीं दिया है, करंट जो है इंक्रीज बोला है ना, तो करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये करंट जो है इस तरफ आया, और करंट जो है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम बैटरी को जिस तरह से बनाएंगे जिससे कि ये इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करे। डिक्रीज करे मतलब कि इसके डायरेक्शन में इस तरह से करंट बनाए, जिसको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो, जिसको डिक्रीज करे, तो उसके लिए हम पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ बनाएंगे कि जिससे कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो, इसको डिक्रीज करे। तो हमारा इस तरह से बन गया, और इसकी वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। हमने निकाल लिया ना यहाँ पर 5 वोल्ट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह बन गया, हमारा ये बी पॉइंट है। क्लियर, मेन प्रॉब्लम है इंडक्टर का, इसको हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं सर्किट। अब यहाँ से हम मूव करना शुरू करते हैं। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया हमारा। तो पहले लिखेंगे VA माइनस इसके अंदर करंट कितना है 5 एम्पियर का, तो पोटेंशियल V = IR, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट का, और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, यहाँ पर 10 है, नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो +10, और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे माइनस, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, तो -5 = लिखेंगे VB। तो यहाँ से देखो VA माइनस VB जो मेरा आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, -5 इस तरफ जाएगा तो मेरा हो जाएगा +5। तो ये मेरा आंसर है, VA माइनस VB = +5 वोल्ट। तो क्लियर हो गया आपको इस क्वेश्चन को? नहीं समझ पड़ा ना क्वेश्चन को तो फिर से देख लो एक बार, आपको पक्के से समझ पड़ जाएगा, अगर आपको डायरेक्शन समझ पड़ा है तो। क्लियर है बात? तो यहाँ पर इसको देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप जो है कर सकते हो। ओके, तो इसको रफ करके अब कॉन्सेप्ट के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि खुद के अंदर से, मतलब अपने करंट के जैसे अपने में इंड्यूस्ड करंट बना रहा है, खुद के करंट को जैसे अपने अंदर एक इंड्यूस्ड करंट बना रहा है जो कि इसको अपोज कर रहा है।
ओके, तो डायरेक्शन ऑफ करंट सीख गए हैं। अब हम निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के केस का निकाल लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में यही है और जे में भी यही क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड ही, तो इसको निकाल लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, कैमरा वर्किंग है, देख लेते हैं, नहीं तो पूरा वीडियो बन जाए, पता चले कैमरा ही ऑन नहीं है। ओके, कैमरा वर्किंग है यहाँ पे। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड हमको निकालना है। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब किस तरह से कुछ सोलेनॉइड होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, मान लो इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है एक आई, सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया कि जो इंडक्टर है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैं आपको इधर बताऊंगा। वो करंट वोल्टेज इस सब पे डिपेंड नहीं करता। वो मटेरियल का शेप कैसा है, साइज कैसा है। देखो आपको क्या लग रहा होगा कि जो ई का फॉर्मूला है इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, या तो आपको लग रहा होगा कि फाई इक्वल टू आ रहा है एल आई, मतलब फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ये तो हमने कांस्टेंट निकाला था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा ना रजिस्टर इंडक्टर केस, वैसे यहाँ पर एक सर्किट एलिमेंट है ये सब। देखो ध्यान से, जैसे आपने इस तरह से रजिस्टर के लिए देखा है, ये आर रजिस्टर के लिए है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली देखो, रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आता है कि आर इक्वल टू वी बाई आई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है भाई। फॉर्मूला तो रो एल बाई ए, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे हमने पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में, ये कैपेसिटर है हमारा सी, जिसकी वैल्यू आई थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हमने देखा था कैपेसिटर के अंदर भी वो एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है कि क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पर क्यू अपॉन डेल्टा वी इस तरह से फॉर्मूला आता था। तो ऐसा नहीं वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है भाई। फॉर्मूला एक्चुअली ये है कि वो किस तरह पे डिपेंड कर रहा है कि वो एरिया पे, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मीडियम ऑफ द प्लेट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा एक तीसरा एलिमेंट होता है जो कि होता है इंडक्टर। तीसरा एलिमेंट हमारा इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा होता है इंडक्टर, जिसकी वैल्यू एल होती है। सबके केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा है। देखो इसके केस में आता है वी इक्वल टू आई आर, सबका अपना अपना तरीका है निकालने का। इसके केस में आता है डेल्टा वी इक्वल टू क्यू बाई सी। वैसे इसके केस में क्या आता है, डेल्टा वी बोल दो या तो ई बोल दो, उसकी वैल्यू आती है एल डी आई बाई डी टी या तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, सबका अपना अपना तरीका है वोल्टेज निकालने का। ये भी हमारा एक सर्किट एलिमेंट है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ओके, किस तरह मटेरियल का शेप है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो फ्लक्स इक्वल टू एल आई आ गया मतलब वो फ्लक्स और करंट पर डिपेंड कर रहा है, ये बात गलत है। ओके, ये बात गलत है। कभी आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लिया कि करंट इंक्रीज कर रहा है तो क्या इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, वो करंट पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप समझ जाना। तो हमारा ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसके अंदर देखो बहुत चीज़ डिफाइन करते हैं। एन है ना हमारा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो मान रहे हैं हमारे पास सोलेनॉइड है जिसके अंदर एन टर्न्स है। ओके, मान लेते हैं सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो आर है, रेडियस आर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, इतना आप समझ लेना। और मान लेते हैं सोलेनॉइड का लेंथ एल, वैसे तो लॉन्ग सोलेनॉइड है लेकिन इसका लेंथ जो है एल हम मान ले रहे हैं। तो हमने एन डिफाइन किया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ की बात करें तो स्मॉल एन, खाली लेंथ, खाली नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो कैपिटल एन। आई जो है करंट है, आई क्या है?
वेरिएबल करंट, जो कि करंट चेंजिंग है, चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है, वेरिएबल करंट। ओके, और हमने इस देखो यहाँ पे हमने इतना चीज़ डिफाइन कर दिया है, क्लियर है। तो अब अपना इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। अब देखो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। हमको फ्लक्स का एक फॉर्मूला पता है कि फ्लक्स इक्वल टू आता है LI, क्योंकि हमने देखा था कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आता है। इस सारे केस के लिए वैलिड था, बिकॉज इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है सोलेनॉइड का, जो कि हम लिखते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट NI, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, उसके वजह से फ्लक्स चेंज करेगा और इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF बनेगा। तो उसी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो फ्लक्स इक्वल टू I, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे बिकॉज N टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो जाएगा N इंटू I। इतनी बात क्लियर है। टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा N इंटू I। अब फ्लक्स का एक और फॉर्मूला पता है हमको कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B डॉट A, तो B इंटू ए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है, तो B इंटू A लिखेंगे हम। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसकी, जो सोलेनॉइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, म्यू नॉट NI, तो म्यू नॉट इंटू NI इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। और एरिया क्या है सोलेनॉइड का, एरिया चलो अभी A लिख दो, जिसकी वैल्यू A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। हाँ, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया हमने A लिख दिया, तो हमारा ये फ्लक्स आ गया सोलेनॉइड का। ठीक है, फ्लक्स आ गया सोलेनॉइड का। तो ये तो क्या है, एक कॉइल का है, मतलब एक कॉइल का, इस तरह से एक कॉइल का है, क्योंकि हमने एक कॉइल का एरिया लिखा है ना BA। अगर यहाँ पे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स हमको निकालना होगा तो हमको N इंटू I करना पड़ेगा ना। टोटल फ्लक्स हमको निकालना हो तो यहाँ पे एक कॉइल का फ्लक्स इतना है, तो किस तरह से देखो इसको निकालेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे N क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा LI होना चाहिए। ओ, यहाँ पे फ्लक्स हमने कांस्टेंट को निकाल के हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट L लगाया था ना, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा L इंटू I। अब यहाँ पे देखो ये तो एक है, तो अगर टोटल फ्लक्स लिखना होगा हमको तो हम लिखेंगे N टाइम्स ऑफ I बाई N टाइम्स ऑफ फ्लक्स, N फाई लिखेंगे ना हम, बिकॉज ये तो एक कॉइल का ऐसे N टर्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा N इंटू म्यू नॉट NI इंटू A। हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, अब देखो दोनों टोटल फ्लक्स के फॉर्मूला, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को इस तरह लिख सकता हूँ मैं। देखो N क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास जो क्या बोलते हैं स्मॉल n इक्वल टू होता है N बाई L, तो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल N इक्वल टू N इंटू L लिख सकता हूँ ना, इस तरह से N इंटू L। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला की जगह पर लिख सकता हूँ N इंटू L, और मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N इंटू A, और बाहर में निकाल लेता हूँ करंट, बाहर में निकाल लेता हूँ करंट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला कंपेयर करेंगे, तो देखो दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे तो LI इक्वल टू आ जाएगा N, और क्या है हमारे पास म्यू नॉट N I है, अच्छा L है, तो N इंटू L, तो म्यू नॉट N इंटू A, और बाहर है I। जहाँ से देखो I तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, मतलब अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो L की वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू आ रही है देखो ध्यान से, म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L। L की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू नॉट N स्क्वायर AL। देखो फॉर्मूला में देख लो, N जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, A जो है एरिया ऑफ द कॉइल, L जो है लेंथ ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, वो इन सब फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कॉइल के अंदर, एरिया कितना है कॉइल के अंदर, लेंथ कितना है कॉइल का, उस सब पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल के क्रॉस मतलब मटेरियल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, शेप साइज कौन सा मटेरियल है। देखो म्यू नॉट भी है, मतलब मटेरियल किस मीडियम में रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, म्यू नॉट क्या है, मीडियम, एन स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए क्या है, एरिया। ओके, तो इसी फॉर्मूले को अच्छे से लिखें यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले को अपने मन के अंदर नोट कर लो। दो में से कोई फॉर्मूला याद रख लो। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इक्वल टू आया म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L। ए है एरिया ऑफ द कॉइल, L है लेंथ N स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं कैपिटल N के टर्म्स में लिखूँ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में लिखूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो म्यू नॉट लिख सकता हूँ, और स्मॉल n की जगह पर मैं लिख सकता हूँ N अपॉन L, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा
इंटू ए एल अपॉन नीचे एन अपॉन एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो एल से एल कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो दोनों में से जो फॉर्मूला आपको याद रखना है याद रखो, वैसे जनरली ये फॉर्मूला याद रखो, इजी रहेगा आपके लिए। एंड ध्यान रखना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है, तो अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात की हो ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, नंबर ऑफ टर्न्स की बात की हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। ए है एरिया ऑफ द कॉइल जो कि है पाई आर स्क्वायर, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो क्लियर है। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, और लेक्चर को एंड करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही होने वाला है, ओके। तो यहाँ पर रफ करके अब देखो एक क्वेश्चन है जो इसके बेस पे ऐसे कर लेते हैं नॉर्मली, और उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। तो देखो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल ऑफ वायर ऑफ फिक्स रेडियस इज 600। नंबर ऑफ टर्न्स की बात की, मतलब एन की बात की है, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन एक कॉइल का जो है 600 है, और उस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू आ रही है वारी 108 मिली हेनरी। तो क्या बोल रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ 500 टर्न्स, मतलब एक कॉइल है जिसका एन है, मतलब मान लो N1 है, ये N2 है, एक कॉइल है जिसका 500 है, तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस एन डैश बोल दो इसको, तो एल डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे हमारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स की बात की है तो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पर और डिपेंड करता है, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर पे। मतलब यहाँ पे लिखूंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि एल अपॉन एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो एल अपॉन एल डैश, एल अपॉन एल डैश इक्वल टू हो जाएगा N1 एन अपॉन एन डैश, ठीक है, एन अपॉन एन डैश। तो एल की वैल्यू क्या है हमारे पास 108, एल डैश की वैल्यू हमको निकालनी है, एन की वैल्यू है 600 अपॉन एन डैश की वैल्यू है 500। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 इंटू 500 अपॉन 600, ये मिली में ध्यान रखना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 108 इंटू 5/6 हमारा आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 108 इंटू, अच्छा एन के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी एन के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका स्क्वायर करो, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 500 का स्क्वायर और 600 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 108 इंटू 25 अपॉन 36, ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है। तो 36 3 हो जाता है 108, तो एल डैश की वैल्यू आ जाएगी 75 मिली हेनरी, मिली में था सब हमने कैलकुलेशन किया था, तो एल डैश की वैल्यू क्या आ गई 75 मिली हेनरी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हो। तो डायरेक्शन वगैरह वाला क्वेश्चन है तो उसको भी कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन कंपैरिजन वाले हैं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप, तो उसके ऊपर से भी आप कर सकते हो। और मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखना, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, होप्स तो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है वैसे यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।